नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इजराइल के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त हो रहे हैं। अभी जो डिमॉन्स्ट्रेशन जिस तरीके से हुए, वहां पे प्रदर्शन लगभग हर शहर में हुए और लाखों की तादाद में लोग निकलकर बाहर आए। मेन डिमांड ये थी कि उनको जो होस्टेजेस हैं, जो लोगों जो हमस ने बंदी बना रखा है, उनको छुड़ाने की डिमांड थी। लोगों का कहना ये, इजराइल में आम पब्लिक ओपिनियन ये है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट वो और उनकी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो गई है इस युद्ध में। और वो न तो बंदियों को निकाल पाए, न हमस का खात्मा हुआ, और देश की बदनामी पूरी दुनिया में हो गई। खासतौर से इजरायली सेना, जिसकी बड़ी रिपुटेशन कहा जाता था, बड़े हाईली प्रोफेशनल है, उस सेना की तो बहुत ज्यादा छवि बिगड़ गई है पूरी दुनिया में कि ये वो सेना है जो सिविलियंस यानी जनता की हत्या कर रही है। जेनोसाइड इसने किया है, जिसमें 40,000 से भी ज्यादा लोग मरे हैं। मरने वालों में बच्चे हैं, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, हर चीज को ध्वस्त किया है इस सेना ने। मैं समझता हूँ कि ये इमेज एक आसान नहीं होगा इसराइल को दोबारा से अपनी इमेज बनाना। यूरोप, अमेरिका, जहाँ पे इसको सब ज्यादा सपोर्ट मिलती थी, वहां पे भी लाखों लोग इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन, इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये गवर्नमेंट सरवाइव कर पाएगी। मेरा क्या, बल्कि सभी का मानना ये है कि जितनी जल्दी रिजाइन कर दें उतना बेहतर होगा। अब क्या रिजाइन के बाद क्या युद्ध रुक जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। किसी की आम जनता को कोई, इजराइल की जो आम जनता है उसको कोई सिंपैथी पैलेस्टीनियन से नहीं। उसकी चिंता जो है वहां पे जो होस्टेजेस हैं, जो लोगों को हमस ने बंदी बना रखा है। बहुत कम इजरायली हैं जो जंग के खिलाफ बात करते हैं, और उनकी रिपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। उनके खिलाफ बहुत जनता हो गई। हालांकि है एक आध न्यूज़पेपर भी हैं जो लिख रहे हैं लगातार, अमन शांति की बात कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि स्थिति बिगड़ गई। कई चीजें हो गई जो बहुत बड़ी गलती हो गई इन लोगों से, जिसकी वजह से दूसरी बात ये कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हीं ने भी कह दिया कि नेतन्याहू जो है बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं युद्ध को रोकने के लिए, यानी हॉस्टेजेस को लाने के लिए कोई खास कदम नहीं। उन्हीं ने जो नई शर्तें लगाई हैं संभव नहीं है। इसलिए हमस ने साफ कह दिया है कि युद्ध बंद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं, बहुत से उसमें से सीरियस क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, उन सबको, उनको भी फिर इसराइल को छोड़ना होगा। और तीसरी डिमांड ये कि इसराइल को पूरी तरीके से गाजा से विड्रॉ करना पड़ेगा, यानी दोबारा वो नहीं आएंगे वहां के ऊपर। ये बहुत प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की डिमांड एक नई उन्हीं ने लगाई है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है, यानी इजिप्ट और गाजा के बीच का वो छोटा सा कॉरिडोर है, उसमें उनकी सेना डिप्लॉय रहेगी। और फिर जिसका इजिप्ट ने भी मना किया है। इजिप्ट ने भी कहा है कि ये संभव नहीं है, ये एक नो-मैन्स लैंड है, इसके ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। इजिप्ट से भी उन्हीं ने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वो कह रहे हैं कि बीचों बीच में गाजा के डाइसेक्ट करती हुई उस वहां पे भी वो उनकी सेना रहेगी, ताकि वो मूवमेंट देख सकें एक जगह से दूसरी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जुड़ जाए उनका। और साथ में ये भी है कि उनका ये भी कहना है कि सेटलमेंट्स भी बनेंगे वहां पे, यहूदियों की बस्तियां बसाई जाएंगी, जिससे की वजह से टॉक्स रुक गई। और बात दरअसल इसके अलावा और भी है। बात सबसे बड़ी ये कि ये नेतन्याहू साहब चाहते थे कि युद्ध नहीं हुआ, ईरान पे अटैक हो जाए, ईरान से युद्ध हो जाए, अमेरिका उनका साथ देगा। तो ऐसा लग रहा है कि इजरायली सेना न तो तैयार है किसी युद्ध के लिए, वो तो हिजबुल्लाह से भी लड़ने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी तरफ ये है कि वो ईरान में भी उनकी रुचि नजर नहीं आती। और अमेरिकन सेना भी काफी नए युद्ध के लिए इस क्षेत्र में तैयार नहीं है, या कहीं भी क्षेत्र में तैयार नहीं। उसके बहुत लोग मर चुके हैं इराक, अफगानिस्तान में, ज्यादा समय नहीं हुआ है।
और फिर उसके अलावा ये भी है कि बहुत हजारों लोग इंजर्ड हैं। इसराइल की सेना के भी साथ ये 11 महीने से जूझ रहे हैं तकरीबन, और अभी तक कोई भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में सफल नहीं हुए। बहुत लोग इजराइल की सेना की भी ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मरे हैं, और जख्मी होने वाले तो की भी संख्या बहुत बड़ी नजर आती है। और दूसरी बात यह कि उनको लगता है अगर हिजबुल्लाह से युद्ध होगा तो वो भी 1 साल 1.5 साल चलेगा, इसलिए कि हिजबुल्लाह और हमस फिर दोनों लड़ेंगे, और फिर साथ में और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो ऑलरेडी हूती और शिया मलेशिया इराक और सीरिया की या दूसरी जगहों की या सुन्नी मलेशिया जो है वो भी लड़ेंगी। तो चौतरफा फाइट के लिए वो तैयार नहीं है सेना, बार बार वो लोग कह रहे हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जो लीक्स आ रही हैं उनसे पता चल रहा है। दूसरी बड़ी, सब मैं समझता हूँ इससे भी बड़ी गलती जो है वो इतमार बिन गवीर ने कर दी, जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर यानी इंटरनल जो होम मिनिस्टर समझ लीजिए, उन्हीं ने अल-अक्सा मॉस्क में मस्जिद में जाके जो हरकत की, उसकी वजह से पूरा अरब इस्लामिक वर्ल्ड में एक खलफिशार जिसे कहते हैं, एक हलचल मच गई है पूरे अरब देश में। उसका कारण ये हुआ कि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और जॉर्डन सब ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को, लगभग किसी ने फॉरेन मिनिस्टर को, किसी ने, कतर ने प्राइम मिनिस्टर को अपने ईरान भेजा बातचीत करने के लिए। सऊदी अरेबिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोनिक बात हुई है शायद, या गए हैं एक्सचेंज। उसके अलावा फिर जॉर्डन जो कि 20 साल से जिसका कोई कांटेक्ट ईरान से नहीं था, ईरान के सख्त खिलाफ ये गवर्नमेंट थी, और ये जॉर्डन के जो किंग हैं ये खुल के इसराइल का समर्थन कर रहे थे। मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, इनका खानदान हमेशा से इसराइल का साथ पहले छिपके करते थे। इनके दादा का बहुत बड़ा रोल है इसराइल के गठन में, इसीलिए इनको वहां से हिजाज जो कि मक्का मदीना है वहां के ये रूलर्स होते थे, वहां से इनको लाके जॉर्डन में बिठाला गया और हिजाज को सऊदी अरेबिया के सुपुर्द कर दिया गया, ताकि वहां पे सऊदी हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो जाए इन दोनों श्राइन्स के ऊपर, और जो कि प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट। उसका कारण वर्ष ये हुआ कि अब पब्लिक ओपिनियन इतनी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है अरब देशों में कि ये लोग इन गवर्नमेंट जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये सब प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, इजिप्ट, ये सब कोई अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करने पे राजी नहीं। सऊदी अरेबिया ने साफ कह दिया कि वो इस मसले में अमेरिका का साथ नहीं देगा। सऊदी अरेबिया पहले भी बार बार कह रहा था कि वो पैलेस्टाइन 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन बनेगा कहाँ? जिस तरीके से सेटलमेंट्स बन रहे हैं, जिस तरीके से वहां के ऊपर काम हो रहा है, तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट फिलहाल तो नजर आती नहीं, जब तक के सेटलमेंट्स खत्म ना हो, वहां से ये लोग यहूदी बस्तियां से लोग छोड़ के नहीं जाए, पूरा खाली ना हो गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम तक। और मुझे लगता है कि अब बहुत समय तक ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। इसराइल का आइसोलेशन न केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हो गया, 140 देश इसराइल के खिलाफ वोटिंग की उन्होंने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है सीज फायर के फेवर में। मैं समझता हूँ नेतन्याहू और उनकी जो फार राइट गवर्नमेंट है, जिसने जितना डैमेज इसराइल को किया इतना कभी हिस्ट्री में इसराइल नहीं हुआ था। इसराइल की एक छवि बनी हुई थी पूरी दुनिया में, वो अब खुल के सामने आ गई कि ये किस प्रकार की एंटी सेमिटिज्म इस वक्त लगातार बढ़ती जा रही है यूरोप और अमेरिका में। हमने देखा है जब भी यूरोप अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो फार राइट मूवमेंट गेन करते हैं, और जो फार राइट मूवमेंट है वो इसराइल के भी खिलाफ नजर आते हैं। तो इन हालात के बीच में ये जो है बिन गवीर साहब का जो वो था, अब ये है कि इनको अल-अक्सा के मसले को लेके सभी अरब देश और इस्लामिक देश काफी सीरियस नजर आ रहे हैं फिलहाल। इसलिए कि उन्हीं ने वो वहां पे गए नहीं, बल्कि उन्हीं ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे किंग डेविड का टेम्पल था कभी हजारों साल पहले, वो दोबारा से वहां पे सिनेगॉज बनेगा, वहां पे उस जगह पे अल-अक्सा कंपाउंड किया।
जिससे सऊदी भी बहुत नाराज हो गए, कतर भी। ये सऊदी, कतर, बहरीन, ये बहुत, इजिप्ट, जॉर्डन, ये बहुत ही प्रो अमेरिकन देश हैं। इनकी सिक्योरिटी गारंटर अमेरिका है। वो अमेरिका की अभी इसको आगे बढ़ाने में असफल हो रहे हैं, इसलिए कि उनकी हुकूमतें खतरे में आ जाएंगी अगर वो ऐसा करेंगे। तो ये एक, फिर उसके बाद जो जनीन अतुल करम में इन्हीं ने किया है, उससे भी बहुत जनता में आक्रोश नजर आता है पूरे अरब वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस पूरे उसमें वार में जो इजरायली हमास वार जो है, जो युद्ध है, इसमें अरब नेशनलिज्म दोबारा से जाग रही है। अरब नेशनलिज्म बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। इसी के अरब नेशनलिज्म के बढ़ने के मतलब ये है कि अरब फिर ये कहते हैं कि वो बाकी सब देशों से रिश्ते बनाओ, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करने लगते हैं और अमेरिका से दूरी बनाने की बात करते हैं। नेशनलिज्म, इस्लामिक जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिको रिलीजियस ग्रुप है, वो इसके बरक्स हैं। वो सऊदी अरब, वो जो है उनका मानना यह है कि पहले वो कहते थे सोवियत यूनियन सबसे बड़ा थ्रेट है, इंटरनेशनल कम्युनिज्म बड़ा थ्रेट है, और वो चाहते हैं कि ये हुकूमतें रशिया से नहीं बल्कि अमेरिका के साथ अपना संबंध बनाए। हर जहां जहां भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टीज हैं या पॉलिटिको रिलीजियस पार्टीज हैं, बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने भी परसों या नरसों अपने स्टेटमेंट में कह दिया कि बांग्लादेश को अच्छे संबंध पाकिस्तान और अमेरिका से बनाने चाहिए। चाइना का भी उन्होंने जिक्र किया भारत के खिलाफ में, और ये लोग डेमोक्रेसी की भी खिलाफ। तो नेशनलिज्म बढ़ने के मतलब ये है कि इन रिजीम्स को भी खतरा लगने लगता है। इसलिए कोई भी इस समय मुझे नहीं लगता कि प्रो अमेरिकन रिजीम अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की बात करेगा। अब बेन गवीर का मैं समझता हूँ कि वो सपना अल-अक्सा मास में सेनेगाज बनाने का पूरा होता बनेगा। इसलिए कि समस्या ये हो गई है कि अमेरिका का जो दबदबा है वो बिल्कुल खत्म होता बने, और अमेरिका को बहुत समय लगेगा या उस तरह से दोबारा से अपना वर्चस्व बनाने में इस क्षेत्र में संभव नहीं होगा। इसी की दूसरी डिमांड सबकी ये आएगी कि ये बेस खाली करो। अमेरिकन जनता की डिमांड आएगी। ऑलरेडी बहुत सी जगहों पे ईरान ने सबको नोटिस दे रखा है। ईरान ने ये भी कह दिया है कि यूनिटी की बात की है अरब देश की, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अमेरिका has no place in this region. American forces has no place in this region। और वो सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों को उसने जो राय दी है, उसने ये कहा है कि हम सब लोग, सभी देश मिलके जो पर्शियन गल्फ है या खाड़ी के जो देश हैं, खाड़ी को की जो सिक्योरिटी है वो प्रदान करें, न कि अमेरिकन वहां पे आके या पश्चिमी देश वहां आके करें। इस वजह से इस समय उन लोग को दूसरी बात ये भी है, अरबों को ये भी लग रहा है कि अगर नहीं बोलेंगे तो ईरान का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ईरान का इन्फ्लुएंस पूरे अरब वर्ल्ड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान खुल के अमेरिका, इजराइल, इन दोनों के खिलाफ बात कर रहा है। क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। ये जरूर है कि नेतन्याहू साहब अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गए। कोई भी ऑब्जेक्टिव इनका पूरा नहीं हुआ। अमेरिका के लिए भी उन्हीं ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, अमेरिकन इन्फ्लुएंस के लिए। इसलिए कि इसराइल का गठन और इसराइल को जो सपोर्ट अमेरिका देता था वो केवल इसलिए देता था कि वो यूएस जो हित हैं उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाता था, यानी हित जो है उनका तेल है, उसमें भी के लिए भी वो अब नहीं कर पाएगा। और वैसे भी अमेरिकन हित को अब वो नहीं प्रोटेक्ट करता। अमेरिका ने जब से अपनी सेंट्रल कमांड बनाई है, जिसका हेडक्वार्टर कतर, एयर हेडक्वार्टर कतर में है और ग्राउंड फोर्सेस बहरीन में है, अब वो स्वयं अपने हित की सुरक्षा कर रहे हैं, यानी तेल की सप्लाई और सी लेन्स की ऊपर। लेकिन उसको भी दिक्कत आ रही है, इसलिए कि रेड सी पे जिस तरीके से हूती अटैक कर रहे हैं, युद्ध ने, मैं समझता हूं कि इस हमास के एक एक्शन ने 7 अक्टूबर के, जो कि बहुत ही निंदनीय है, जिसकी सारी दुनिया ने जिसका खंडन किया है कि जिस तरीके से वहां पे 1200 लोग मरे हैं इजरायली और 250 लोग बंदी बनाए, मगर इसने अरब पॉलिटिक्स को एकदम बदल दिया है, एक नया मोड़ दे दिया है अरब पॉलिटिक्स को, जो कि बहुत समय लगेगा
मैं नहीं समझता कि वक्त दोबारा से कोई वैसा समय अमेरिका का या इसराइल का वो बन पाएगा। इसलिए कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया भी काफी समय से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही है, उसके उसने बहुत से चेंजेस किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, और अ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, हम कभी और बात करें। देखना क्या है कि क्या नेतन्याहू रिजाइन करते हैं आने वाले कुछ दिनों में, या इसी तरह युद्ध चलता रहेगा। अगर जितना युद्ध बढ़ेगा उतनी बड़ी समस्या बढ़ती जाएगी दोनों के लिए, इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट। हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, आगे भी बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर